हेलो एवरीबॉडी। मैं आशीष कुमार वशिष्ठ सिंपोजियम आईएएस के इस मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस मंच पर हम लोग समसामयिक मुद्दों की चर्चा करेंगे और न केवल समसामयिक मुद्दों की चर्चा करेंगे जो कि सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अनिवार्य है। न केवल सिविल सर्विस परीक्षा बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी अनिवार्य है, बल्कि उसके बाद कुछ फ्लेक्सी मॉड्यूल्स पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत भी इस मंच से की जाएगी। और जो एस्पिरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनका एक मत यह भी है कि टेस्ट सीरीज कोई भी ऑथेंटिक मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो क्यों ना एक एक्सपर्ट्स के द्वारा टेस्ट सीरीज की शुरुआत इस मंच से की जाए। तो कार्यक्रम में वो भी सम्मिलित है। आज जिस समसामयिक मुद्दे की हम चर्चा करेंगे उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं हीट वेव। हीट वेव हिंदी में इसे कहेंगे ऊष्मा लहर। इसकी चर्चा करते हैं। यदि आप देखते हैं तो वर्ष 2023 सबसे गर्म वर्ष माना गया है। जब से इस चीज की रिकॉर्डिंग की जा रही है, तापमान की रिकॉर्डिंग की जा रही है, तब से सबसे गर्म वर्ष माना गया है। और हो सकता है कि वर्ष 2024 उससे भी गर्म हो। आभास ऐसा होता है कि वर्ष 2024 उससे भी गर्म वर्ष हो। लेकिन जब हीट वेव की, ऊष्मा लहर की परिभाषा देते हैं तो ऊष्मा लहर वह स्थिति है जहां तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान से उस दिन के लिए अधिक हो, तब उस स्थिति को कहेंगे ऊष्मा लहर। उस स्थिति को कहेंगे हीट वेव। यह आईएमडी का डेफिनेशन है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि ऊष्मा लहर सिर्फ उन क्षेत्रों में देखा जा सके जहां की गर्मी अधिक पड़ती हो। ऊष्मा लहर उन क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है जहां की ठंड पड़ती हो। अगर देखें तो वर्ष 2021 में ऊष्मा लहर कनाडा तथा निकटवर्ती देशों में भी देखा गया। और इस यद्यपि कनाडा में तापमान निम्न होना चाहिए, लेकिन तापमान 45 डिग्री से अधिक था। तो क्या कारण है कि ऊष्मा लहर न केवल गर्म क्षेत्रों में बल्कि ऐसे क्षेत्रों में भी देखा जाता है जहां तापमान निम्न होता है? और अगर 45 डिग्री तापमान कनाडा में हो तो इसका अर्थ क्या है कि वहां के लोगों ने जो अपना आवास निर्मित किया है, वो आवास निर्मित किया है अपने आप को गर्म रखने के लिए। और 45 डिग्री तापमान का अर्थ है कि ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप प्रेशर कुकर के अंदर मौजूद हो। तो ये देखा जाए कि कारण इसका क्या है कि ऐसे ठंड वाले क्षेत्र में भी ऊष्मा लहर पड़ती है। और नहीं, यहां आपको दो टर्म्स जानने हैं। एक टर्म को कहा जाता है ब्लॉक्ड वेदर पैटर्न। हिंदी में भी लिख दूंगा, इंग्लिश में ब्लॉक्ड वेदर पैटर्न, या इसी टर्म को कहते हैं ओमेगा वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न तथा इससे ही जुड़ा हुआ एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं हीट डोम, ऊष्मा गुंबद। तो यह निर्मित कैसे होता है यह देखना है। यदि आपने पढ़ा है जेट स्ट्रीम के बारे में तो आप जानते होंगे कि जेट स्ट्रीम जो है वह मिड लैटिट्यूडनल एरिया, मध्य अक्षांश के क्षेत्र में बहते हैं। मान लीजिए मिड लैटिट्यूडनल एरिया है उत्तरी गोलार्ध का, तो यहां बहते हैं, और यह मिड लैटिट्यूडनल एरिया है दक्षिणी गोलार्ध का, तो यहां बहते हैं। कभी कभी जेट स्ट्रीम के मार्ग में बदलाव आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मियांडरिंग। और यदि यह बदलाव अत्यधिक हो
तो इस तरह की तरंगें जो निर्मित होती हैं, उस तरह की तरंगों को कहा जाता है क्या? उस तरह की तरंगों को कहा जाता है रॉसबी वेव्स। मैं फिर से कहता हूं कि यदि जेट स्ट्रीम अपना मार्ग बदलती है और अत्यधिक मार्ग बदलती है, तो जिस तरह की तरंगें निर्मित होती हैं, उस तरह की तरंगों को क्या कहते हैं? उस तरह की तरंगों को कहते हैं रॉसबी वेव्स। और यदि जेट स्ट्रीम ने मार्ग इस तरह से बदला है, रॉसबी वेव्स इस तरह से निर्मित हुए हैं कि तरंगों का निर्माण, ये देखें, तरंगा का निर्माण एक ओमेगा नुमा संरचना के जैसा हो। ये क्या है? ओमेगा, एक ओमेगा नुमा संरचना के जैसा हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से गर्म हवाएं जो हैं वो ध्रुवों की ओर अग्रसर होंगी, और जब यह गर्म हवा ध्रुवों की ओर अग्रसर होंगी तो वहां जाकर ये ट्रैप हो जाती है इस तरह से, और हीट डोम का निर्माण होता है। इसे कहते हैं क्या? हीट डोम। हीट डोम का निर्माण होता है। इसी तरह की संरचना को हम कहते हैं ब्लॉक्ड वेदर पैटर्न। इसी तरह की संरचना को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ओमेगा वेदर पैटर्न। और कारण इसका यह है कि अगर बाहरी स्थिति को आप देखें, कंडीशन को आप देखते हैं, तो यह तो क्षेत्र निम्न तापमान का है, लेकिन जो बाहरी स्थिति है, जो बाहर की दशा है, वो इसके अंदर की स्थिति को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेगी, और ना ही यह जो ऊष्मा है या जो हीट है वो बाहर की ओर अग्रसर हो सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि जेट स्ट्रीम ने इसे बांधा हुआ है। इसे कहते हैं ब्लॉक्ड वेदर पैटर्न। इसे हम कहते हैं क्या? ओमेगा वेदर पैटर्न। और इस कारण से आप 2021 में देखा गया कि कनाडा में ऊष्मा तरंगों का ऊष्मा लहर देखा गया है, और इस तरह की तरंगों के कारण यह ऊष्मा लहर उस क्षेत्र में देखा गया। तो एक तो ये जानना आपको आवश्यक है। दूसरी बात जो आपको जाननी आवश्यक है वो यह है कि न केवल ऊष्मा लहर देखी जा सकती है, लेकिन वर्तमान में जो भारत में देखा गया है उसे हम लोग हीट स्ट्रेस या ऊष्मा दबाव की संज्ञा देते हैं। अब ऊष्मा दबाव का मतलब क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा यह है कि अगर किसी क्षेत्र में तापमान 35 डिग्री, हीट वेव में हमने क्या कहा था? 40 डिग्री से अबव, 35 डिग्री से अधिक हो, लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता 75% से 75% से अधिक हो, तो वैसे स्थिति को, वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे कंडीशन को कहेंगे हीट स्ट्रेस। जनरली क्या होता है कि सामान्यतः जब ऊष्मा लहर किसी क्षेत्र में या गर्मी अधिक पड़ती है तो पसीने हमारे बॉडी से निकलते हैं, और पसीने निकलने के कारण, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि वाष्पीकरण जो पसीने का है वो संभव नहीं है। तो इसके कारण जो हीट है हमारे बॉडी में ही मौजूद रहती है, और यह एक अधिक भयावह स्थिति है। समस्या यह है कि आईएमडी की डेफिनेशन को देखें, अगर आईएमडी की डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं, परिभाषा को अगर देखते हैं, तो ऊष्मा लहर की परिभाषा में आर्द्रता का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। लेकिन वर्तमान में जो ऊष्मा लहर है वह ऊष्मा लहर है किसके रूप में? हीट स्ट्रेस के रूप में, जहां आर्द्रता 75% से अधिक है। तो अगर परिभाषित करना है आपको हीट वेव, तो उसमें कहीं ना कहीं ऊष्मा दबाव को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। इसके कारण कई लोगों की मृत्यु हुई, और खास करके दक्षिण एशिया के क्षेत्र में कई लोग मरे। न केवल दक्षिण एशिया के क्षेत्र में बल्कि पश्चिम एशिया के क्षेत्र में
तटीय क्षेत्र में भी कई लोगों की मौतें हुई हीट स्ट्रेस के कारण, ऊष्मा दबाव के कारण। और वर्तमान में जो भारत में देखा जा रहा है वह भी कंडीशन ऊष्मा दबाव का ही है। ऊष्मा दबाव का एक प्रकार का जो ऊष्मा लहर है उसे हम कहते हैं सागरीय ऊष्मा लहर, मरीन हीट वेव्स। और मरीन हीट वेव्स का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है भूमंडलीय तापन। यदि हम मरीन हीट वेव्स की परिभाषा दें तो उसकी परिभाषा दो पक्षों के ऊपर आधारित होगी। एक तो है कि ड्यूरेशन उसका क्या है, कितने समय अंतराल के लिए है, और दूसरा है कि उसकी तीव्रता कैसी है। और जब भी हम सागरीय ऊष्मा लहर की परिभाषा देते हैं तो इसकी परिभाषा तुलनात्मक रूप से दी जाएगी सतही जो जल है उसके तापमान के आधार पर। अगर मान लीजिए तापमान 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए जो सतही जल है, तब उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम लोग कहेंगे सागरीय ऊष्मा लहर, जिसके कारण कई तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैव विविधता पर दुष्प्रभाव होगा, महासागरों का अम्लीकरण अधिक होगा। यह भी देखेंगे कि जो मृत जल क्षेत्र है वो डेड वाटर जोन्स जो हैं वो अधिक से अधिक निर्मित होंगे। तटीय क्षेत्रों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी, सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा तटीय क्षेत्र के लोगों पर, इस तरह के। तो यह एक अलग विषय है कि मरीन हीट वेव्स क्या है। लेकिन जब भी हीट वेव्स की चर्चा करते हैं तो उसमें यह देखना जरूरी है कि इसके लिए उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। कई तरह के उपाय हैं जो इसके लिए किए जा सकते हैं। एक उपाय तो यह है कि ग्रीन कवर जो है, हरित आवरण जो है, उसे हम बढ़ाएं। न केवल हरित आवरण को बढ़ाएं बल्कि नीले आवरण को भी बढ़ाएं। नीले आवरण का मतलब है कि जो जलीय निकाय हैं उस क्षेत्र में उनको और अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो ये किया जा सकता है। एक जो भूमिका इस दिशा में ली जा सकती है वो अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा, क्योंकि ऊष्मा लहर के प्रभाव को निम्न करने के लिए वो कई तरह के उपाय कर सकते हैं। कई तरह के उपाय उनके द्वारा की जा सकती है। ये आवश्यक है कि ऊष्मा लहर के परिभाषा में आर्द्रता को भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि आर्द्रता के कारण हीट स्ट्रेस होता है। और न केवल यह बल्कि यह भी आवश्यक है कि ग्रीन बॉन्ड्स जो भारत में भी जारी किए गए हैं कई नगरों के लिए, उसे और अधिक से अधिक जारी किया जाए, जो मुख्य रूप से बेस्ड किस पर है, आधारित किस पर है, एनर्जी इफिशिएंसी पर और ग्रीन बिल्डिंग्स पर। एक कारण जो ऊष्मा लहर का है न केवल इंटेंस सोलर रेडिएशन बल्कि और भी कई कारण हैं ऊष्मा लहर के। एक कारण जो ऊष्मा लहर का है वह है कि किस तरह की संरचनाओं का आपने निर्माण किया है। खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें किस तरह के संरचनाओं का आपने निर्माण किया है। अगर रूफ है, छत है, तो छत मोर और अधिक से अधिक रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, अधिक से अधिक परावर्तन उसके द्वारा होना चाहिए ताकि वो कूल रूफ के रूप में बिहेव कर सके। और न केवल यह भी आवश्यक है कि एस्पेक्ट रेशियो पर ध्यान देना। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब है, रेशियो पर ध्यान देना। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब है कि जो हाइट बिल्डिंग की है और जो विड्थ रोड का है, जो ऊंचाई भवनों की है और जो चौड़ाई रोड का है, उस रेशियो को हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। तो उसे देखा जाए निर्माण में, और यह भी देखा जाए कि स्काई व्यू फैक्टर कैसा है, कि क्या आप रोड पर से नीले आसमान को दृष्टिगत कर सकते हैं अथवा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स उन्हें कहीं ना कहीं ढक देते हैं। तो यह भी आवश्यक है। सबसे अधिक दुष्प्रभाव अगर ऊष्मा लहर का पड़ता है तो पड़ता है उन मजदूरों पर जो ईंट की भट्टी में काम करते हैं, रिक्शा चालक पर, वृद्ध लोगों पर और बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है।
वृद्ध लोगों पर अधिक प्रभाव इसलिए पड़ता है कि वो अपने शरीर को बदलते तापमान के अनुकूल बनाने के लिए सक्षम नहीं है। बच्चों पर अधिक प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्हें उनके हाइड्रेशन के लिए, उनको जल देने के लिए वो निर्भर किस पर है? बड़ों पर निर्भर है। तो उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के दुष्प्रभाव ना केवल इन पर, डिलीवरी बॉयज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे दुष्प्रभाव देखे गए। लेकिन एक जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, एक कारक जो ऊष्मा लहर का है, वो है वाहन। और खास करके वाहनों की संख्या भारतवर्ष में बढ़ती जा रही है। ये अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली ने अपना सतही जल निकाय 50% आधे से अधिक गवा दिए हैं। और न केवल यह, ग्रीन कवर जो है, हरित आवरण जो है, 60% से अधिक गवा दिए हैं। और एक अन्य कारक जो ऊष्मा लहर में है, वो है कि रेफ्रिजरेशन और कूलिंग। कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के कारण जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है इनका CO2 एमिशन में, वो लगभग 10% है। तो अगर इन कारणों को हम संतुलित कर लेते हैं, अगर इन कारणों पर रोक लगाते हैं, तो ऊष्मा लहर जो है हमें प्रभावित नहीं कर सकता। आवश्यक है कि इसके प्रभाव को रोकना और सभी कारणों की पहचान करना और उसके लिए उपाय करें। धन्यवाद।